और डर जैसे किसी ने सच में शरीर में हाथ डाल के आत्मा बाहर निकाल ली हो। अमेरिकन एजेंसीज को सबसे पहला क्लू यहीं से मिला। जैसा मैंने बताया, इस डिटेंशन कैंप में अल कायदा के काफी सारे आतंकवादी थे, तो उनमें से एक आतंकवादी के मुंह से एक नाम निकला और वो था अबू अहमद अल कुवैती। होपफुली आप भी इस नाम को सुनते ही कुछ रिमाइंड कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सही, हाँ वही बंदा जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जिसको सील्स ने गेस्ट हाउस में बंद दरवाजे के थ्रू गोलियों से भून दिया था, जो कि ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और उसका राइट हैंड भी था। इसी के पीछे लग के अमेरिकन ने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और वहां से उन्हें एबटाबाद पाकिस्तान का क्लू मिला। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सारे पजल के पीसेस अपने आप जुड़ने लगे और CIA को फाइनली उस लोकेशन या उस कंपाउंड का पता चल गया जहां पॉसिबली कुछ % चांसेस थे कि उसका जानी दुश्मन बैठा हो। और CIA की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये कंपाउंड साल 2004 में बना था। यहाँ इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि अभी सिर्फ अहमद अल कुवैती का पता चला है, ओसामा बिन लादेन का नहीं। और इससे पहले कि CIA यहाँ ऑपरेशन करने के लिए कोई स्टेप ले, उसे ये भी पता चलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन सच में इस घर में रहता भी है कि नहीं। तो ओसामा की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए CIA ने इस कंपाउंड की रेकी करना शुरू कर दी, अच्छे से नजर रखने के लिए और 24 घंटे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए। CIA ने एबटाबाद में घर ही ले लिया था। ये साल 2010 की बात है। इस साल में पूरे 5 महीने तक CIA ने ओसामा के कंपाउंड की रेकी की। उनकी कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस में से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अबू अहमद जब भी बाहर से आता तो गेस्ट हाउस तक ही रुक जाता था और यहाँ ही रहता था, मेन बिल्डिंग तक वो कभी जाता ही नहीं था। तो CIA को एक शक ये भी हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन बिल्डिंग में ओसामा रहता है और अबू अहमद उसकी रक्षा के लिए गेस्ट हाउस में रहता है। दूसरा शक CIA को ये हुआ कि इस लोकेलिटी के बाकी के घरों के कंपेरिजन में इस कंपाउंड की दीवारों की लंबाई हद से ज्यादा थी। ये सामने वाली बाउंड्री वॉल की हाइट 10 फीट और इन 3 दीवारों की हाइट 13 फीट, 18 फीट और 12 फीट थी। तीसरा शक CIA को यह हुआ कि इस कंपाउंड में से कोई अंदर बाहर जाता ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस में अबू अहमद को बाहर आते जाते हुए देखा गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये लोग अपना कचरा भी अंदर ही इस लेफ्ट वाले कंपाउंड में जलाया करते थे। आसपास की जमीनें भी खाली मिली। इसके अलावा खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगाना। और हाँ, ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ रोशनदान नहीं मिलता। और तो और अपनी बालकनी की दीवार 7 फीट की कौन करवाता है भाई। ओसामा बिन लादेन अपने कमरे से निकलकर जब बालकनी में टहलने आया करता था तो ताकि उस समय वो किसी को दिख ना जाए, इसलिए उसने बालकनी की दीवार को 7 फीट तक चढ़ा रखा था। बस इन्हीं कुछ ऑब्जर्वेशंस की बदौलत CIA का शक यकीन में बदल गया और CIA को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इस मेन बिल्डिंग में ओसामा रहता ही है। इस आधे अधूरे एहसास को पूरे विश्वास में बदलने के लिए CIA ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि डॉक्टर शकील अफरीदी नाम से एक डॉक्टर को और उसकी नर्स को फेक वैक्सीनेशन कैंप के नाम पर उस घर के अंदर भेजा जाए। ये डॉक्टर और नर्स प्लान के तहत अंदर जाते हैं, वैक्सीन वगैरह का काम कर देते हैं। साथ में CIA के लिए एक ये भी गुड न्यूज लेके आते हैं कि ये बात तो कंफर्म्ड है कि ओसामा वहीं उस घर में ही रहता है। अब देखा जाए तो ये डॉक्टर अमेरिकन एजेंसीज के लिए तो हीरो है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये विलेन बन गया था, क्योंकि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था और सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान सरकार को जब ये पता चला था कि इस डॉक्टर ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की थी, तो इस डॉक्टर को 23 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और ये आज भी उस जेल में ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन एजेंसीज ने उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी, कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। खैर, जैसे ही CIA को उस कंपाउंड में ओसामा बिन लादेन की कंफर्मेशन मिली तो CIA ने इस पूरी सिचुएशन को बराक ओबामा को एक्सप्लेन किया अलोंग विद द फिजिकल कैरिकेचर मॉडल्स ऑफ द कंपाउंड। अब इस बात में तो ऑलरेडी कोई दो राय नहीं थी कि ये ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। ओबामा ने पूरा मिशन समझकर CIA और सील्स को इस मिशन को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी। एक दूसरा एंगल ये भी है कि अगर ओसामा बिन लादेन मारा गया तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये उनके प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा। ये नाम सील के रेफरेंस में रखा गया था। इससे पहले जब US ने ओसामा को पकड़ने का प्लान बनाया था तो उसे ऑपरेशन इनफिनिट रीच का नाम दिया था, लेकिन उस समय ओसामा ने बहुत चालाकी से खुद को बचा लिया था। फिर सील्स की टीम एज पर प्लान अपने अफगानिस्तान बेस जलालाबाद पहुंचती है। जलालाबाद से एबटाबाद का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 घंटे का था और आगे तो आपने देख ही लिया कि आखिर कैसे उस 2 और 3 मई की रात को सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। खैर, ओसामा बिन लादेन का कंफर्मेशन जैसे ही उस 12 साल की बच्ची और उसकी मां ने दिया, वैसे ही एक सील ने ओसामा को एक गोली और मार दी ताकि बचने का 1% चांस भी ना हो। फिर उसकी बॉडी को बॉडी बैग में डाला और उसको नीचे ले जाने लगे। अब जैसे ही ओसामा बिन लादेन को मेन बिल्डिंग में नीचे ला रहे थे, वैसे ही फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते ही एक सील की नजर उस कमरे में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। सील्स को उस रूम से ओसामा का जो सामान मिला वो उनके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था। ओसामा के घर से 4,70,000 कंप्यूटर फाइल्स डिस्कवर हुई, वो भी अलग अलग 183 सेपरेट डिवाइसेस
एजेंसीज ने ये फाइल्स CIA ने 2017 में रिलीज कर दी थी ताकि लोगों को पता चले कि मोस्ट वांटेड मैन आखिर क्या क्या देखा करता था। सील्स को कुछ ऐसी चीज भी मिली जो शायद एक आतंकवादी तो नहीं ही रखेगा, लेकिन एक ठरकी जरूर रखेगा। सबसे पहले तो ओसामा की ड्राइव से पॉर्न फिल्म्स और पोर्नोग्राफिक वीडियो गेम्स मिले। क्या क्या मिला ये डिटेल CIA के इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हालांकि ये वीडियोस मॉडर्न, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड और काफी बड़े अमाउंट में मिले। इसी के साथ 228 पेजेस का जर्नल भी मिला जिसमें वो अपने विचार लिखा करता था और अलकायदा को कैसे चलाना था वो भी। ओसामा के बेटे हमजा का शादी का वीडियो भी मिला। हमजा ने अबू मोहम्मद अल मसरी की बेटी से शादी करी थी जो कि अलकायदा का लीडर था। इसके अलावा उसके कमरे से वीडियो गेम्स भी मिले जैसे हाफ लाइफ, सुपर मारियो ब्रोस, योशीज आइलैंड DS, फाइनल फैंटेसी 7, ड्रैगन बॉल जी और काउंटर स्ट्राइक। ऐसे गेम्स जहां मल्टीपल प्लेयर्स टीम अप करते हैं आतंकवादी एफर्ट्स को डिफेंड करने के लिए। ओसामा अपनी पब्लिक स्पीचेस पहले ही रिकॉर्ड कर लिया करता था। उसकी प्रैक्टिस स्पीचेस भी हार्ड ड्राइव से मिली। ओसामा के साथ उस समय कितने बच्चे थे ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि उस कंपाउंड में उस समय ओसामा के 4 बच्चे मौजूद थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इसलिए उनके एंटरटेनमेंट के लिए उसकी ड्राइव से डिज्नी मूवीज जैसे कार्स, चिकन लिटिल और आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स जैसी मूवीज भी मिली। इसके अलावा ये बात तो मैंने पहले ही बताई है कि ओसामा खुद से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए उसके बारे में जो भी आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्री और मूवीज बनती थी वो उन्हें बार बार देखा करता था, संभाल के रखता था अपने पास। जैसे बायोग्राफी ओसामा बिन लादेन और 2008 कॉमेडी डॉक्यूमेंट्री वेयर इन द वर्ल्ड इज ओसामा बिन लादेन। इस सबसे हटके आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से सील्स टीम को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट दिए गए थे इस पूरे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन के कमरे से उसका सामान मिला तब सील टीम ने मैकरेवन से 10 मिनट और मांगे। खैर ये बात तो आपको याद ही है कि जो 2 ब्लैक हॉक्स सील्स को जलालाबाद से यहाँ तक लेकर आए थे उनमें से एक ऑलरेडी क्रैश हो गया था। तो जब वो क्रैश हुआ था उसी समय जलालाबाद में इस बात की इंफॉर्मेशन भेज दी गई थी और बैकअप में रखे हुए 2 में से एक चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन साइट पर यानी कि ओसामा के कंपाउंड पर बुला लिया गया था। फाइनली सारे सील्स ओसामा बिन लादेन की बॉडी के साथ प्लस उसके सामान के साथ प्लस खुद के बिना किसी नुकसान के इस ऑपरेशन साइट से इवैक्यूएट कर जाते हैं और इवैक्यूएट करने से जस्ट पहले अपने क्रैश्ड हेलीकॉप्टर चौक 1 को ब्लास्ट करके जाते हैं ताकि इस तरीके की एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर इस गरीब देश पाकिस्तान के हाथ ना लगे और ताकि वो उस हेलीकॉप्टर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसी कुछ टेक्नोलॉजी चुरा ना ले। लेकिन ब्लास्ट के बावजूद भी हेलीकॉप्टर का टेल पार्ट वहीं रह जाता है जिसकी ये कुछ असली इमेजेस जो अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई गई थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 100 बात की एक बात यह है कि फाइनली ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक बड़ा ही विचित्र सवाल जो अभी तक आप लोगों के मन में घर बनाकर बैठा हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जमीन में ना दफनाकर आखिर समुद्र में ही क्यों दफनाया था। दरअसल असलियत तो यह है कि ओसामा की बॉडी को दफनाना यूएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन क्यों एक आतंकवादी की बॉडी को दफनाने के लिए इतना ज्यादा लोड लेना क्यों है। ऐसे वैसे इंसान की बॉडी होती तो बात अलग थी, लेकिन ये बॉडी थी ओसामा बिन लादेन की, इसलिए यूएस को काफी तरह से सोचना पड़ा। एक तरीका था क्रिमेशन का यानी कि जलाने का। इससे ओसामा की बॉडी किसी के हाथ नहीं आ पाती क्योंकि जल जाने पर कुछ बचेगा ही नहीं, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो लोगों के पास मेमोरियलाइज करने के लायक भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्रिमेशन यानी कि बॉडी को जलाना इस्लाम में इलीगल है। यूएस ने एक बात सोच रखी थी कि बिना किसी के रिलीजियस थॉट्स को हर्ट करे हमें इसकी बॉडी ठिकाने लगानी होगी ताकि किसी के पास कुछ बोलने के लिए बचे ही ना। दूसरा ऑप्शन था बेरियल का यानी कि दफन करने का। अब इस केस में यूएस ने सोचा कि इसे जहां से पकड़ा है वहीं बरी किया जाए तो, लेकिन ओसामा की सारी एक्टिविटीज का पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो उसकी बॉडी क्लेम ही नहीं करेगा। अफगानिस्तान की बात करें तो शायद अफगानिस्तान एक बार के लिए मान भी जाएगा क्योंकि किसी जमाने में ओसामा वहां का हीरो था, लेकिन अब वहां यूएस अलाइंड गवर्नमेंट बन गई थी जो कि ओसामा के सपोर्टर से लगातार लड़ रही थी। ऐसे में उसे अफगानिस्तान में दफनाना सही नहीं होगा ताकि लोग उसे वापस निकालकर उसका मकबरा ना बना ले, ठीक वैसे ही जैसे सद्दाम हुसैन का मकबरा उसके बर्थ प्लेस पर बना हुआ है और उसके फॉलोअर्स आज भी उसे पूजने जाते हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए यूएस को एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी जो कि हर तरह से सेफ हो। एक ऑप्शन ये था कि ओसामा को अगर उसकी जन्मभूमि के हवाले करें तो, यानी सऊदी अरेबिया को सौंप दे तो। अरे भूल गए क्या, ओसामा तो ऑलरेडी सऊदी में बैन था। अब यूएस के पास उसे समुद्र में बरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे यूएसएस कार्ल विंसन में ले जाया गया जो कि एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्योंकि ओसामा खुद एक रिलीजियस आदमी था तो उसका बरियल भी इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से ही होना चाहिए था, और इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर बॉडी को दफन कर देते हैं। इसलिए उसे जल्द से जल्द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में पहुंचाया गया क्योंकि ओसामा की बॉडी को पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए अफगानिस्तान लेकर गए थे और उसके बाद सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में। मुस्लिम लॉ ऑफ बेरियल के अनुसार ही सारी रस्में रिवाजों को किया गया था। इस पूरे प्रोसेस में एक अरेबिक ट्रांसलेटर को भी बुलाया गया था ताकि हर चीज तरीके से हो, जैसे वॉशिंग यानी कि उनकी बॉडी को धोया, श्राउडिंग इन व्हाइट क्लॉथ यानी
यानी उसे सफेद कपड़े पहनाए गए, रिचुअल प्रेयर यानी कि प्रेयर्स बोली गई, और उसके बाद उसका बेरियल यानी उसे दफन कर दिया गया। और इसी के साथ दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन अरेबियन सी में हमेशा के लिए दफन हो गया। खैर, इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि टैंक को चलाना कैसे है और टैंक आखिर काम कैसे करता है। क्लिक करो और जरूर देखो।